एवरीवन, आज की इस क्लास में हम फोटोसिंथेसिस शुरू करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ आईएमएट फ्रॉम चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स। इससे पहले हमने एटीपी के बारे में बात की, रिडॉक्स रिएक्शंस को देखा और एनएडी एफएडी के ऊपर भी एक लेसन किया। लास्ट जो वीडियो थी वो एफएडी एनएडीएच के बारे में थी, जबकि यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि एफएडी और एनएडी का स्ट्रक्चर या फिर किस तरीके के मॉलिक्यूल्स उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। बट द पॉइंट इज़ कि ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, तो इसीलिए हमने उसके ऊपर भी एक क्लास कंडक्ट की थी। ओके जी, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। आज के हम इस क्लास में बात करेंगे लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। बट फर्स्ट हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस है क्या, बेसिक इंट्रोडक्शन से फ्रॉम स्क्रैच। ओके, सो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में, या तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आपके पास दो कैटेगरी में हम उन्हें डालते हैं। एक जिसे ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है और दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने लिए वो ग्लूकोज खुद प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, दूसरे प्लांट्स के ऊपर, यानी कि दूसरे ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं। सो आप ये कह सकते हो कि अच्छा, ऑटोट्रॉफ्स इंडिपेंडेंट होते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंडेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन। तो ऐसा ही है। सो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना बनाता है। ऐसा तो है नहीं कि हम ह्यूमंस जाके धूप में बैठ जाएं एंड ये सोचें अच्छा आज हमें ग्लूकोज बनाना है। पॉसिबल नहीं है। तो प्लांट के पास ऐसी क्या मैजिकल पावर्स हैं जिससे वो ग्लूकोज बना सकता है? वही हम डिस्कवर करेंगे इस चैप्टर में कि किस तरीके से प्लांट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड H2 को इस्तेमाल करता है और उसे ग्लूकोज जैसे एक ज़बरदस्त मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो यही हमें पढ़ना है कि पूरा प्रोसेस हो कैसे रहा है। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें आपके पास फोटो यानी कि फोटोन लाइट से निकला। सो सनलाइट की मौजूदगी में जब सिंथेसिस हो किसका, ग्लूकोज का, इसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हो। सो यहाँ पे होता क्या है कि पुअर एनर्जी या फिर लो एनर्जी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट किया जाता है हाई एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड H2O दोनों ही क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लो एनर्जी कंपाउंड्स हैं, और ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, ये बना रहे हैं शुगर, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अगर आप यहाँ पे देखो तो इस इक्वेशन से आपको पता लगता है, ये एक जनरल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, और इससे आपको पता लगता है कि फोटोसिंथेसिस आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे हर एक पॉइंट जो लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो अगर आप देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और H2O क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब कैसे पता लगा? ये कोई एकदम रटने वाली बात भी नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब आप हाइड्रोजन की अटैचमेंट कर रहे हो, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो रिडक्शन कहलाता है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बना रहा है, और H2O से क्या हुआ कि H2O का ब्रेक डाउन होता है फोटोसिंथेसिस में, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इस वजह से द वाटर इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस बनती है और वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है, और ये जो ग्लूकोज बना है इससे फिर प्लांट बहुत सारे और फंक्शंस करता है अपने। एंड ऑफ द स्टोरी। बस यही हमें पढ़ना है कि ये चीज़ हो कैसे रही है। सो अब पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज यूजिंग एटीपी। ना सिर्फ एटीपी, फोटोसिंथेसिस में दो मेन इंग्रेडिएंट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और H2O हैं, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। जाहिर है, आप किचन में हो, यू नीड अ प्लेस टू कुक, राइट? उसी तरीके से प्लांट के पास लीफ होता है जिसे किचन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है। सो दैट्स वेयर फोटोसिंथेसिस इज हैपनिंग। उसके अलावा यू नीड इंग्रेडिएंट्स। सो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है, और हमें बनाना क्या है, हमें शुगर बनानी है। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यू नीड थिंग्स लाइक यूटेंसिल्स।
उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड H2O तो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पास, लेकिन इसके अलावा सनलाइट हो गया, ATP हो गया एंड क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। उसके बाद अभी स्टार्ट एज अ लेक्चर आई मेंशन टू टर्म्स, एक ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। सो क्योंकि फोटोसिंथेसिस आपके पास ऑटोट्रॉफ्स के अंदर होता है तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब दो तरीके के ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, एक फोटोसिंथेटिक, दूसरा कीमोसिंथेटिक। दोनों में डिफरेंस होता है बिल्कुल। प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, अलगी, ये सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जबकि सल्फर बैक्टीरिया ये कीमोसिंथेटिक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल है। सो फोटोसिंथेसिस में और इसमें फ़र्क क्या है? फोटोसिंथेसिस में H2O का ब्रेकडाउन होता है और इसे इस्तेमाल किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में बन तो ग्लूकोज रही है, लेकिन ग्लूकोज बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस में सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या रहता है? पानी। और जब पानी टूटता है तो वहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, आपके पास हाइड्रोजन हमें मिल गया जो चाहिए था। एंड इसके अलावा इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं, वो भी बहुत यूज़फुल होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। जबकि कीमोसिंथेसिस में H2O ब्रेकडाउन नहीं होता, बल्कि H2S का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं इसे। जब ये टूटता है तो हाइड्रोजन तो मिल जाता है हमें, और यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, तो सल्फर गैस रिलीज होती है। ये बहुत ही एक मेजर डिफरेंस इन दोनों के दरमियान में। हमारा जो फोकस रहेगा वो फोटोसिंथेसिस पे रहेगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या जानना है हमें इस चैप्टर में। देखो, फोटोसिंथेसिस में दो स्टेजेस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। अब अगर मैं आपको समरी दूँ इस चैप्टर की, होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस में आप लाइट को कैप्चर करता है एक प्लांट, और फिर उस लाइट को, सनलाइट को या सोलर एनर्जी आप कह सकते हो, उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, उसे कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, यानी कि ATP में। तो ये है स्टेज 1, इसे कहते हैं लाइट रिएक्शन। अब ये कैसे हुआ वो आगे की बात है। उसके बाद प्लांट क्या करता है, ये जो ATP उसने बनाया इसको वो यूज़ करता है ग्लूकोज बनाने में, और यहाँ पे एक साइकिल चलती है, इसे कैल्विन साइकिल कहा जाता है, और इसे ही आप डार्क रिएक्शन कहते हो। यानी कि ये जो आपने लाइट रिएक्शन में बनाया, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल हो रहा है डार्क रिएक्शन में, और ग्लूकोज यहाँ पे बनता है इस तरीके से। सो अभी हमने देखा कि इसके दो स्टेजेस रहते हैं, स्टेज 1 यानी कि लाइट रिएक्शन, और दूसरा डार्क रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस हो कहाँ पे रहा है एग्जैक्टली? लीफ में तो हो रहा है, बट लीफ में भी कहाँ पे, तो वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। उसके बाद ये एक पैराग्राफ है जो कि पियर्सन ग्लोबल एडिशन आई थिंक वहाँ से लिया गया है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो हम जस्ट यहाँ पे, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, जो हाईलाइटेड पॉइंट है मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, या फिर जो पॉइंट शायद समझ में ना आए तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। वो कहता है एन एग्जिस्टिंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो अभी हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, इनफोल्डेड फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स फंक्शन सिमिलरली टू द इंटरनल मेम्ब्रेन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अगर आप बात करो प्लांट की, तो मुझे उम्मीद है आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के दरमियान में डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होगा। तो जो प्लांट है वो एक यूकैरियोटिक सेल है, इसके पास अपने ऑर्गेनल्स भी हैं, तो इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी होगा। क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बैक्टीरिया की बात करो तो इसके पास तो ऐसे कोई ऑर्गेनल्स वगैरह तो नहीं होते। क्वेश्चन इज कि इसके पास फिर फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहाँ पे आपका पिगमेंट स्टोर्ड होता है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि लाइट कैप्चर होगी तभी वो ATP बनाएगी, और फिर वो ATP ग्लूकोज में बनाने में काम आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बैक्टीरिया में ये क्लोरोफिल स्टोर्ड कहाँ पे होता है? क्योंकि ऑर्गेनल्स तो है नहीं, तो यहाँ पे इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इनफोल्डिंग्स रहती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मीजोसोम। अब मीजोसोम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग का ही एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जहाँ पे ग्लूकोज टूटता है, ATP बनता है। तो अब बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, बट दे हैव मीजोसोम।
मीसोसोम में आपके पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग का। इसी तरीके से आपके पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है बैक्टीरिया में, वो भी हो रहा होता है क्रोमेटोफोर में। तो जैसे प्लांट में आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, तो बैक्टीरिया में मिलेगा क्रोमेटोफोर, जहाँ पे स्टोर्ड हो गया होगा पिगमेंट। इसके अलावा बैक्टीरिया के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें बहुत ही सिमिलर मेम्ब्रेन रहती है जैसे थैलेकॉइड में मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल वैसी। और यहाँ पे प्रोसेस हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, चलें आगे बात करते हैं। तो अभी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में दो तरीके के दो स्टेजेस हमें मिलते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, सो देयर आर टू स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे उस चीज़ की ही समरी लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया, वो सेम चीज़ लिखी हुई है। पढ़ते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फोटोसिंथेसिस एज अ रिडॉक्स प्रोसेस। ये तो आईएमएट के सिलेबस में मेंशन्ड है कि रिडॉक्स रिएक्शंस इन लिविंग थिंग्स। ये हम पिछली वीडियो में अच्छे से कवर कर चुके हैं, आई थिंक सेकेंड वीडियो बायोएनर्जेटिक्स ऑफ दिस प्लेलिस्ट। वो कहता है द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सी इक्वेशन कौन सी, कहाँ से आ गई इक्वेशन? ये जो अभी हमने जनरल इक्वेशन देखी थी ऊपर फोटोसिंथेसिस की, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके बना रहे थे क्या, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही थी। तो ये इस इक्वेशन की बात कर रहा है। तो ये है तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन, लेकिन असल में ये एक समरी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की, जिसका नाम फोटोसिंथेसिस है। और यही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हम सिंपल करके समझेंगे। वो कहता है एक्चुअली फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस, लेकिन दो प्रोसेसेस साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं इंटरडिपेंडेंटली, यानी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन पहला स्टेज है जहाँ पे इट्स द फोटो पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी कि यहाँ पे जो सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, कहते रहता है सब। तो असल में यही वो स्टेज है जहाँ पे सनलाइट एक मैजिक की तरह काम करती है और उससे एटीपी बन जाता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है सेल के लिए। सेकेंड स्टेज जो है वो केल्विन साइकिल है, जो असल में सिंथेसिस पार्ट है। हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है ग्लूकोज बनाना, तो ग्लूकोज जो बन रहा है असल में वो केल्विन साइकिल में बन रहा है। उसके बाद वो कहता है द लाइट रिएक्शंस आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये वही स्टेज है जहाँ पे वाटर इज स्प्लिट, पानी टूटता है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि किस तरीके से पानी का ब्रेक डाउन हो रहा है। सो यहाँ पे H2 ब्रेक डाउन होता है 2 प्रोटॉन में 2 इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसे आप और अलग तरीके से भी बैलेंस कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, सो जब पानी का ब्रेक डाउन होता है, जब H2 ब्रेक डाउन होता है, तो आपके पास इट वर्क्स एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, सो जो लाइट एब्जॉर्ब करते हो आप लाइट रिएक्शन में, और ये करता कौन है? क्लोरोफिल पिगमेंट। वो ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए। अब ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे, अगर हम इस पॉइंट को भी हम नहीं छेड़ते, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो कि अभी हमने नहीं देखा है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर तो आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया है लेकिन आप जस्ट रिविजन कर रहे हो, सो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप पहली बार ये प्रोसेस पढ़ रहे हो, सो ये पॉइंट समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल मैं यहाँ पे बता दूँ क्या कह रहा है, यू नो। नहीं समझ आए तो कोई मसला नहीं है, आगे जब आप ये प्रोसेस पढ़ोगे तो देन दोबारा से अगर आप ये पॉइंट देखोगे तो क्लियर हो जाएगा एकदम। वो कहता है कि लाइट जो एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल, वो लाइट असल में काम आती है टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन चेन चल रही होती है, एंड हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम वाटर टू एन एक्सेप्टर कॉल्ड NADP+। तो क्लोरोप्लास्ट में ना सिर्फ ATP बनता है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, लेकिन NADPH नाम का भी एक मॉलिक्यूल बनता है। सो ये जो लाइट है, सनलाइट जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है, इस सनलाइट की मदद से आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हो फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू अनदर। उसके बाद इस तरीके से एक चेन चलती है। फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं NADP+ के पास, और जैसे ही NADP+ को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये
कन्वर्ट हो जाता है किस में, NADPH में, ठीक है। ना सिर्फ इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है लेकिन ये हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो NADP प्लस को जब इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो आपके पास यहाँ पे NADPH बन जाता है। सो बेसिकली हुआ क्या कि जो NADH था, NADP प्लस, अब ये कंफ्यूज हो रहे होगा आपके, मैम NADP प्लस NADH ये दोनों डिफरेंट हैं, अगर हैं तो ये क्या है। देखो आई वुड से कि देखो वही बात आ गई कि इसीलिए मैंने आपको लास्ट पिछले वाली वीडियो में NAD प्लस और FAD प्लस का स्ट्रक्चर बताया था, उनके फंक्शन बताए थे, वो ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर काम करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि NAD प्लस और NADP प्लस में डिफरेंस क्या है। देखो ये आपके पास बेसिक मॉलिक्यूल है NADP प्लस, सॉरी NAD प्लस, ठीक है। अब जब इसमें आप फॉस्फेट जोड़ दोगे तो ये NADP प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में आपके पास जो मॉलिक्यूल हम लोग लाइट रिएक्शन में बनाते हैं वो NADP से बनता है। सो NAD प्लस का यहाँ पे कोई काम नहीं है। होता क्या है कि NADP प्लस के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है और ये NADPH2 बना लेता है, ठीक है। सो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका क्या काम है, देखो NADP जो है वो फोटोसिंथेसिस में फंक्शन कर रहा है, लेकिन NAD जो है ये आपके पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन में आप पढ़ते हो। कैसे याद रखेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो सिंपल सी बात है, NADPH जो है ये इसमें P आ रहा है एंड P इज़ फॉर प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस प्लांट में हो रहा है, तो NADP प्लस जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़फुल है, या तो P फॉर फोटोसिंथेसिस, P फॉर NADPH। तो जो P वाला है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ करोगे आप, और जो NAD है NADH बनाएगा ये आगे जाके, तो ये आप रेस्पिरेशन में पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया की बात है वो। तो समझ आ गई बात। तो ये बेसिकली दे आर लाइक फर्स्ट कजन्स टू ईच अदर, ठीक है। असल में मॉलिक्यूल यही होता है, फिर ये को एंजाइम है और इसके साथ फॉस्फेट अटैच करती हो तो NADP प्लस बन जाता है, ठीक हो गया। फिर इसकी होती है, अब हो क्या रहा है लाइट रिएक्शन में, आप एक तो ATP बनाते हो, दूसरा NADPH बनाते हो। सो NADP प्लस होता है यानी कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में, फिर इसके साथ जब आप हाइड्रोजन जोड़ते हो तो ये NADPH में रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने रिडक्शन कर ली यहाँ पे NADP प्लस की। ये पॉइंट अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम ये जब प्रोसेस पढ़ेंगे आगे सो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वो कहता है विच फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। अभी मैंने ये बात कही थी आपसे कि NADP प्लस क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में। ये वाला जो है ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में काम करेगा एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। सो NADP प्लस जो है वो असल में डिफ़र करता है, यानी कि डिफरेंट है NAD प्लस से सिर्फ बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा फॉस्फेट, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर होगी बात। उसके बाद वो लिखता है कि द लाइट रिएक्शंस यूज सोलर एनर्जी टू रिड्यूस NADP प्लस टू NADPH by adding a pair of electrons along with the hydrogen। इसका मतलब ये है कि जो पानी आपने तोड़ा था वहाँ से हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा था एंड इलेक्ट्रॉन्स भी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन द एंड जाते किसके पास है, NADP प्लस के पास, और ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, NADPH में। तो इसको इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, इसको हाइड्रोजन भी चाहिए, और इसके एक एंजाइम भी चाहिए होता है NADP रिडक्टेज नाम का, और इस तरीके से बनता है NADPH, ठीक है। अभी ये बातें क्लियर नहीं होंगी बिकॉज यहाँ पे बहुत डिटेल में बता दिया है, जबकि अभी तक ये प्रोसेस हमने नहीं देखा, ये अभी तक चैप्टर हमने स्टार्ट भी नहीं किया, ठीक है। सो डोंट थिंक कि अरे ये तो बहुत ही मुश्किल है, कैसे होगा कैसे होगा, बिकॉज इट्स जस्ट अ फर्स्ट पार्ट। और मज़े की बात, ये जो सीक्वेंस है इस बुक का, पियर्सन का, ये इसी तरीके से था। तो इस वजह से आई वुड से अगर आपने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस पहले सो दैट्स परफेक्ट, आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से। अगर नहीं पढ़ा हुआ देन यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट, क्योंकि इसके बाद हम खुद से शुरू करेंगे समझना, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ नहीं समझाया, वी आर जस्ट
रीडिंग के यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस बुक. नाउ व्हाई पियर्सन. इफ यू डोंट नो, दिस बुक इज प्रीटी गुड फॉर IMAT, इसीलिए मैंने ये बुक का इस्तेमाल किया है यहाँ पे एज ए रेफरेंस. उसके बाद वो कहता है, लेट्स कंटिन्यू जल्दी से. लाइट रिएक्शंस आल्सो जनरेट ATP. यहाँ पे ATP बनता है बाय कीमियोस्मोसिस. कीमियोस्मोसिस क्या है, लेट्स जस्ट अभी के लिए इतना समझते हैं. लेट्स जस्ट अज्यूम कि भाई ये उस प्रोसेस का नाम है जैसे ATP बन रहा है. क्या प्रोसेस, व्हाट इज इट, हम बाद में समझेंगे इसे, ठीक है. तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ADP के साथ फॉस्फेट अटैच होता है, ATP बन जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन. नाउ व्हाट इज इट. सो ये दो टर्म्स जो है, कीमियोस्मोसिस एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये नाम से खतरनाक लग रही होंगी मे बी, बट दे आर नॉट. अभी के लिए इतना समझ लो आप कि फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, यानी कि ATP का बनना. फॉस्फोरिलेशन इस तरीके से आप कह सकते हो, बट फॉस्फोरिलेशन असल में एडिशन ऑफ फॉस्फेट को कहा जाता है. फॉर्मेशन ऑफ ATP, आप क्योंकि एडिशन ऑफ फॉस्फेट होगी ADP में तभी ATP बनेगा, तो इसलिए आप कह सकते हो फॉस्फोरिलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ ATP. ओके. तो लाइट रिएक्शन में फोटॉन्स की प्रेजेंस की वजह से, यानी कि सनलाइट को आप कन्वर्ट करते हो केमिकल एनर्जी ATP में, ATP इस तरीके से बनता है. तो फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब ये है कि आप ATP बना रहे हो यूजिंग लाइट एनर्जी, इसीलिए फोटोफॉस्फोरिलेशन. इसी तरीके से आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP बनता है, ग्लूकोज को तोड़ते हो ATP बनता है, तो वहाँ पे आपने ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की और ATP बनाया, तो उसे आप कहते हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है. 3 तरीके से ATP बनता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन से, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से, और तीसरा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से. वहाँ पे आप डायरेक्टली सबस्ट्रेट को इस्तेमाल करते हो और उससे ATP निकालते हो. ये कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ये भी आप बायोएनर्जेटिक्स के ही चैप्टर में पढ़ोगे जब हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे. सो टिल नाउ हमने ये देखा कि भाई 2 मॉलिक्यूल हमने निकाल लिए, मतलब 2 मॉलिक्यूल नहीं, 2 मॉलिक्यूल्स हमने बना लिए. 2 से मरा 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स. NADPH एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग पावर. कहाँ पे रिड्यूसिंग पावर की तरह काम करेगा, डार्क रिएक्शन में, ठीक है. और ATP जो है इट वर्क्स एज एन एसिमिलेटिंग पावर, ठीक है. ये तो है ही, मतलब ATP की तो क्या ही बात. इट इज़ द वर्सेटाइल एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. तो ये बड़ा काम आता है कैल्विन साइकिल में ग्लूकोज बनाने के. अब कैल्विन साइकिल की अगर आप बात करो तो कैल्विन साइकिल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आई थिंक इट इज़ टू मच फॉर एन इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. but anyways, let's just read it and then move to light reaction. So Kelvin cycle, ये सारी बातें रिपीट होंगी, ओके. सो कैल्विन साइकिल को कैल्विन साइकिल इसलिए कहा जाता है बिकॉज मेल्विन एंड कैल्विन वर्कड ऑन कैल्विन साइकिल, और उन्होंने डिस्कवर किया था इस साइकिल को अलॉन्ग विथ हिज पेयर्स. द कैल्विन साइकिल बिगिंस बाय इनकॉर्पोरेटिंग, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक साइकिल में डाला जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर आई, ठीक है. और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, जो कि ग्लूकोज है. बट यहाँ पे वो कह रहा है कि द कार्बन डाइऑक्साइड, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, फिर इसको आप कैल्विन साइकिल में लेकर जाते हो और कैल्विन साइकिल में आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले से मौजूद है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है. उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है, मैं जस्ट यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. RUBP नाम का एक कंपाउंड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच किया जाता है, ठीक है. और इस प्रोसेस को आप कार्बन फिक्सेशन कहते हो. उसके बाद आपके पास वो जो कंपाउंड दूसरा तीसरा एक कंपाउंड बनेगा, उसकी आप रिडक्शन करोगे, तो इस तरीके से आप ग्लूकोज बनाते हो. एंड देन दोबारा से क्या होता है, रीजनरेशन होती है RUBP की, यानी कि जो कंपाउंड आपने इस्तेमाल किया दोबारा से वो. साइकिल का मकसद क्या होता है, साइकिल का काम होता है एक चीज़ रिपीट हो रही है. रिपीट कैसे होगी, जब कोई एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होगा. अब RUBP आप पूरा इस्तेमाल कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, इसलिए लास्ट जो स्टेप है वो रीजनरेशन है, कि वो जो RUBP था उसको दोबारा से बनाया जाता है. बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है. यहाँ पे आप क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहे हो किस में, कार्बोहाइड्रेट में. सो कैल्विन साइकिल को चाहिए रहती है क्या, केमिकल एनर्जी. और वो केमिकल एनर्जी कहाँ से आती है, लाइट रिएक्शन से आती है. ओह ठीक है. सो दैट्स हाउ
कैल्विन साइकिल मेक्स शुगर, ठीक है। तो अगर नो एटीपी नो NADPH, ये प्रोडक्ट्स हैं किसके, लाइट रिएक्शन के, तो नो शुगर विल बी फॉर्म्ड। इसीलिए लाइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डार्क रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई सारी यहाँ वहाँ की बातें। अब हम शुरू करते हैं लाइट रिएक्शन को अपने तरीके से। देखो, अगर आप इस पिक्चर को देखो, पिक्चर में देखो तो ये वही सेम चीज़ है जो ऊपर लिखी थी, जस्ट पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया गया है। अब ये आपके पास एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उस क्लोरोप्लास्ट में आपके पास इस तरीके से डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन रहती है जिसको आप थैलेकॉइड कहते हो। अब यहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन। ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। लाइट रिएक्शन से बनता है क्या, ATP और NADPH। अब ये ATP NADPH जाता है कहाँ पे, कैल्विन साइकिल में, और कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड आती है जिसको हमने कार्बन फिक्सेशन कहा था, और यहाँ पे आपके पास बनता है क्या, बनता है शुगर, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने ATP NADPH को यूज़ कर लिया कैल्विन साइकिल में, तो ATP से क्या बना, ADP बना होगा, और NADPH से क्या बना होगा, NADP प्लस बना होगा दोबारा से। और ये दोबारा से चीज़ें जाती हैं कहाँ पे, लाइट रिएक्शन में, एंड दोबारा ये चीज़ें इस तरीके से ATP में कन्वर्ट होता है, और ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। अगर आप देखो यहाँ पे दोनों स्टेजेस जो हैं फोटोसिंथेसिस की, वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क नहीं होगा, अगर डार्क नहीं होगा तो लाइट भी नहीं होगा। कैसे, अगर समझो डार्क रिएक्शन नहीं हो रहा तो यहाँ पे ATP और NADPH तो इस्तेमाल ही नहीं होगा, इनकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी, तो जो लाइट रिएक्शन है वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि यही नहीं इस्तेमाल हुए तो नया ATP बना के क्या करेगा वो, ठीक है। और इनको सबस्ट्रेट भी तो नहीं मिलेगा, ऐसा ही है। और लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, लाइट जा रही है और ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और दूसरा आपके पास H2O जो है वो, H2O कहाँ से आता है प्लांट में, भाई रूट से आएगा, साइलम के थ्रू, ठीक हो गया। तो ये क्लोरोप्लास्ट का था एग्जाम्पल। और लाइट रिएक्शन से आपके पास, क्योंकि जब H2O टूटता है लाइट रिएक्शन में तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो अभी हमने देखा कि प्लांट के लिए ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट काम करती है, तो वो बाहर रिलीज कर देता है, जबकि हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत काम की चीज़ है। सो लाइट रिएक्शन से ऑक्सीजन निकली और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गई, एंटर हुई, ठीक है। अभी हम सीखेंगे सारी चीज़ें डिटेल में अपने तरीके से, जिसका मतलब ये है स्टेप बाय स्टेप एकदम स्टार्ट से। सो लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है, लाइट रिएक्शन में आपके पास हो क्या रहा है। अब आपको हर चीज़ ऊपर ऊपर से तो पता ही है, इस वजह से ये पॉइंट पे आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी यानी कि ATP NADPH में। अब लाइट रिएक्शन हो कहाँ रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। ये कहाँ से आया, थैलेकॉइड है क्या, देखो आपके पास एक प्लांट है, प्लांट में लीव्स होता है, ठीक है। लीव्स में प्रेजेंट है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब मीजोफिल सेल में एक ऑर्गेनल रहता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इससे समझ आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है। सो ऐसा सा दिखता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की होती है डबल मेम्ब्रेन, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में रहता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स होता है क्लोरोप्लास्ट का, जो फ्लूइड है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इसके अलावा इसकी डबल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक थर्ड मेम्ब्रेन होती है एनक्लोज्ड डिस्क लाइक, जिसके बीच में ऐसी स्पेस रहती है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है सिंगल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। और बीच में ऐसी स्पेस है जिसको ल्यूमन कहा जाता है, और इस पूरी डिस्क को आप थैलेकॉइड बोलोगे, ठीक है। तो ये जो एक है इसे थैलेकॉइड कहेंगे, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। अब ये कॉइन्स एक के ऊपर एक रखे हुए हैं ऐसे, सो ये एक पाइल बना रहे हैं, तो इस एक पाइल को आप ग्रैनम बोलोगे, और ऐसा 1 2 3 कितने सारे हैं तो ग्रैना बोलेंगे इसे हम, ठीक है। क्या सीखा हमने, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, जो मैट्रिक्स है उसे स्ट्रोमा कहेंगे। ये थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड एक के ऊपर एक रखे हुए इन्हें हम ग्रैनम कहते हैं। और कुछ थैलेकॉइड ना स्ट्रोमा में इस तरीके से अकेले भी पड़े होते हैं बेचारे,
इन्हें लेमेला कहा जाता है, या फिर स्ट्रोमल थैलेकॉइड। अब थैलेकॉइड दो तरीके के हैं, मैंने अभी बताया, एक होते हैं स्टैग्ड, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, दूसरे जो है वो अनस्टैग्ड होते हैं, यानी कि अकेले पड़े हुए हैं, जिन्हें लेमेला कहा जाता है। तो थैलेकॉइड पहले होते हैं स्टैग्ड, जिन्हें ग्रेनल थैलेकॉइड, क्योंकि ये ग्रेना बनाते हैं, ये वाले स्टैग्ड हैं। स्टैग्ड का मतलब एक के ऊपर रखे हुए हैं एक, ठीक है। तो स्टैग्ड हैं, ग्रेनल थैलेकॉइड कहा जाता है, क्योंकि ये एक के ऊपर एक हैं तो ये अप्रेस्ड हो गए, दब गए, एक के ऊपर एक है तो अब इसीलिए अप्रेस्ड थैलेकॉइड भी से कहा जाता है, ठीक है। ये याद करने में आसानी होगी, इसीलिए जस्ट मैं ऐसा मीनिंग बता रही हूँ आपको। उसके बाद ये जो अलग से थैलेकॉइड रखा हुआ है, इसे आप अनस्टैग्ड थैलेकॉइड, स्ट्रोमल थैलेकॉइड, लेमेला बोल सकते हो इसे, और नॉन अप्रेस्ड, ये सारे नाम याद करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अगर करते हैं आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि ये ग्रेनुलर थैलेकॉइड है और ये क्या है, लेमेला, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत सारा डिफरेंस है। होता क्या है कि थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे, इस मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पड़ा हुआ है। अब समझ आया क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा बेटा क्लोरोफिल कहाँ पे है, सो क्लोरोफिल मैम प्रेजेंट है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, सिंपल। पर क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे है, स्ट्रोमा में, थैलेकॉइड में कहाँ पे, ग्रैनम में, तो आप कहेंगे थैलेकॉइड में। अच्छा थैलेकॉइड में कहाँ पे, ल्यूमन में या फिर मेम्ब्रेन में, तो थैलेकॉइड ल्यूमन में। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, ऐसी गलती हमें नहीं करनी। तो आंसर क्या होगा, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। सो अब थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में आपके पास प्रेजेंट होता है कुछ ऐसे क्लस्टर्स ऑफ क्लोरोफिल, और भी पिगमेंट होते हैं प्रेजेंट यहाँ पे, तो समझ लो इसे हम अभी के लिए बोल लेते हैं क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स। इसे कहा जाता है पीएस। अब पीएस पे यहाँ पे इसका मतलब है फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम दो तरीके का होता है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो जो स्टैक्ड थैलेकॉइड है, ये जो स्टैक्ड थैलेकॉइड है यहाँ पे प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम 2 प्राइमरीली, यानी कि ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे आपको फोटो सिस्टम 1 ही मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन प्राइमरीली ज़्यादातर फोटो सिस्टम 2 आपको स्टैक्ड में मिलेगा, और लेमेलम में आपको ये जो लेमेला है यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 मिलेगा। अब ये नॉन साइक्लिक साइक्लिक क्या है ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो फोटोसिंथेसिस है वो दो तरीके से होता है, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक। तो जो साइक्लिक वाला है वो इस लेमेला में होगा, जबकि नॉन साइक्लिक वाला ये स्टैग्ड में होगा, ठीक है। नॉर्मली कौन सा होता है कि दोनों ही होते हैं, नहीं, नॉर्मली एक प्लांट में नॉन साइक्लिक फोटो सिंथेसिस या फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, और जब होता क्या है कि जब NADH एक्यूमुलेट हो जाए, ATP बनना कम हो जाए, तो उसके बाद एक प्लांट कन्वर्ट मतलब स्विच करता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या फिर साइक्लिक फोटोसिंथेसिस के ऊपर, जहाँ पे दोनों में फ़र्क नहीं है, बस इतनी सी बात है कि लाइट रिएक्शन का डिफरेंस है। अब ATP कम हो गया तो फिर क्या करता है प्लांट, साइक्लिक फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है, जिसमें सिर्फ ATP बनता है। अभी हमने देखा था लाइट रिएक्शन में ATP भी बन रहा है, NADH बन रहा है, लेकिन साइक्लिक में सिर्फ ATP बनता है। तो इस तरीके से प्लांट जो है वो बैलेंस करता है हर चीज़ को। अभी इसको हम देखेंगे कि दोनों चीज़ें कैसे होती हैं, क्या डिफरेंस है वगैरह वगैरह। तो अब थोड़ा सा मैकेनिज्म पे बात करते हैं। आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया क्लोरोप्लास्ट का कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। सो एक चीज़ आपने याद रखनी है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, क्वेश्चन 1 लाइट रिएक्शन हो रहा है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। क्वेश्चन 2 डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, अभी के लिए याद कर लो, आगे आसानी होगी। तो लाइट रिएक्शन हो रहा है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है। ये बाहर डार्क रिएक्शन होगा, और लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होगा। लाइट रिएक्शन से क्या बन रहा है, ATP NADPH2 बन रहा है। तो इस लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्ट्रोमा में रिलीज होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट रिएक्शन हो तो कहाँ रहा है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलीज कहाँ पे होंगे, स्ट्रोमा में। जाना तो उन्हें वही है, क्यों, क्योंकि डार्क रिएक्शन में उन्हें एंटर करना है, ग्लूकोज बनाना, तो डार्क रिएक्शन हो कहाँ रहा है, स्ट्रोमा में, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद अब मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं, मतलब किस तरीके से आप लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हो और उसे कन्वर्ट करते हो किस में, केमिकल एनर्जी ATP में।
वही हमें समझना है, राइट? सो अभी हमने देखा कि लाइट एब्जॉर्प्शन कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। कहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरोफिल? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। अब थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में कुछ प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से, फोटो सिस्टम्स, इनके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ होता है, ठीक है? तो फोटो सिस्टम दो तरीके के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। अब 1 2 क्या है, ये जस्ट उनकी डिस्कवरी के बेसिस पे ऐसा नाम रख दिया, वो पहले हुआ तो 1 एंड बाद में तो 2 नाम रख दिया। जबकि फंक्शनली फोटो सिस्टम 1 जो है वो पहले स्ट्रक्चरली आता है, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर है फोटो सिस्टम का, कैसा दिखने में ऐसा सा होता है कुछ। बीच में इसके समझ लो 3 रूम्स या कंपार्टमेंट्स हैं। बीच वाला जो है उसे रिएक्शन सेंटर कहेंगे, और जो ये साइड में है, ये पहला और दूसरा जो रूम है, इसे आप एंटीना कॉम्प्लेक्स कहोगे, ठीक है? क्या बोलेंगे इसे? एंटीना कॉम्प्लेक्स, या फिर लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर। लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर किसे बोलेंगे? ये जो साइड में है, ठीक है? तो जो रिएक्शन सेंटर है असल में ये वो जगह है जहाँ पे बॉस बैठा है। कौन है बॉस? क्लोरोफिल ए इज द बॉस। और ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आपके पास एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन कौन से? क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड सब है। ज़्यादातर ये दोनों पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है? क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपके पास एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए होता ही नहीं है। क्लोरोफिल ए भी मिलेगा आपको एंटीना कॉम्प्लेक्स में, लेकिन रिएक्शन सेंटर में सिर्फ आपको पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मिलता है, ठीक है? सो जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। अब ये जो सोलर एनर्जी कैप्चर करता है क्लोरोफिल ए, ये जाती कहाँ पे है? होता क्या है कि ये जो सोलर एनर्जी कैप्चर करते हैं पिगमेंट्स, उसके बाद हमें पता है जब एक एटम को आप एनर्जी दोगे तो वो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ठीक है? और वो वापस आता है, द एनर्जी रिलीज होती है, सिंपल सी बात है। लेकिन अब ये क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर में बैठा है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया जाता है एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू, और इस तरीके से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन चेन चलना शुरू हो जाती है, और उसी चेन की एनर्जी की मदद से आप एटीपी बनाते हो, ठीक है? अब और डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं कि ये हो क्या रहा है असल में, पिगमेंट कैसे काम करता है और कितने तरीके के पिगमेंट्स होते हैं, और ये कैसा सा ग्राफ आ गया हमारी स्क्रीन पे, इसको भी देखते हैं।